अस्सलाम जी सबको। वेलकम बैक टू द शेफ़ एबीज कॉर्नर बाय शेफ़ अब्दुल्ला मिर्ज़ा। आज जो मैं रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ वो है सुपर डिलीशियस, सुपर क्रिस्पी एंड डबल मज़े वाला जो है वो डबल डेकर जिंगर बर्गर, जो कि प्योर रेस्टोरेंट स्टाइल के अंदर होगा बट घर के इंग्रेडिएंट्स से। तो लेट्स सी, देखते हैं। इसके लिए हम लोगों को सबसे पहले जो लेना है वो चिकन के फ्लेट्स लेना है। ये यहाँ पर जो है वो मैंने चिकन ब्रेस्ट के 2 स्लाइसेस किए हैं, बिल्कुल थिन। और इसके साथ ही इसकी मैरिनेशन रेडी करेंगे। मैरिनेशन के अंदर हम लोगों को करना ये है कि सॉल्ट, ब्लैक पेपर, क्रश चिलीज एंड इसके साथ ही हम लोगों को गार्लिक इसके अंदर ऐड करना है। ये ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो बहुत इजीली जो है वो घर में अवेलेबल होते हैं और ये आप लोगों को बहुत अच्छा टेस्ट देंगे और बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल का टेस्ट देंगे। बेसिकली जो है वो मेरा अपना एक बर्गर जॉइंट है एबीज बर्गर क्राफ्ट के नाम से, तो मुझे काफ़ी अच्छा इसका एक्सपीरियंस है और काफ़ी लोग मुझसे जो है वो रेसिपीज़ जो है वो पूछते रहते हैं। तो ये इसके अंदर हम लोगों ने गार्लिक पेस्ट ऐड कर दिया और इसके साथ ही जाएगा ये सोया सॉस, हाफ टेबल स्पून। और ये हॉट सॉस भी इसके अंदर आप ऐड कर सकते हैं, ये जो है वो ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो तो आप ऐड करिए, वरना जो है वो कोई इशू नहीं है। अब इसकी मैरिनेशन जो है ये रेडी हो गई है। इसको अच्छे तरीके से इसके ऊपर लगा लेंगे ताकि ये अच्छा। करना ये है कि आप ये मैरिनेशन इसकी रेडी करके तकरीबन 30 मिनट्स तक के लिए इसको रेफ्रिजरेटर के अंदर रख दीजिए, फ्रीज़ कर दें ताकि ये अच्छे तरीके से मैरिनेट हो जाए। और इसके बाद फिर इसको जो है वो इसकी कोडिंग कीजिए। अभी हमारे पास टाइम थोड़ा सा कम है तो मैं इसको मैरिनेट करने के साथ ही इसकी कोडिंग स्टार्ट कर दूंगा। तो ये हमारी मैरिनेशन रेडी हो गई है इसकी। अब जो है वो हम इसको कोट करेंगे। अच्छा, कोडिंग के लिए करना ये है कि मैदे के अंदर लेना है 1 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर, जो मैदे के अंदर ऐड करेंगे। और इसके साथ ही हाफ टेबल स्पून क्रश चिलीज, ये इसके अंदर ऐड करके इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। और इसके साथ ही या तो आप एग मिक्सचर ले सकते हैं इसको मैरिनेट करने के लिए, जो आप जिसके अंदर डिप करेंगे, या फिर सिंपल पानी के अंदर जो है वो आप, ये बिल्कुल सिंपल जो है मैं यहाँ पे पानी यूज़ कर रहा हूँ ताकि ईजिली जो है वो आप लोगों को ये चीज़ समझ आ जाए। सिर्फ पानी के अंदर आप इसको डिप कीजिए। पहले हम लोग इसको लगाएंगे मैदे के अंदर मैदे के अंदर इसको कोट करेंगे अच्छे तरीके से। हम यहाँ पे दोनों पीस डाल देते हैं इसके अंदर। मैदे के अंदर इसको अच्छे तरीके से जो है वो इसको कोट करेंगे, बिल्कुल स्लो स्लो हाथों से इसको जो है वो रब करेंगे ताकि इसका जो क्रिस्प जो है वो निकले। वरना आप सिंपल इसको मैदे के अंदर डाल के इसको घुमा देंगे तो वो इसका क्रिस्प बाहर नहीं आएगा। और क्रिस्पी चिकन बर्गर में जो है वो क्रिस्प आना बहुत ज़रूरी है, तभी ये रेस्टोरेंट स्टाइल का फीलिंग आपको आएगी। अब ये आपने पानी के अंदर डिप कर दिया एंड दोबारा से इसको, इसकी कोडिंग जो है वो रेडी हो जाएगी। अब ये आप देख सकते हैं, इसको अच्छे तरीके से इसको इसके अंदर घुमाना है। जितने अच्छे तरीके से इसको जो है वो कोट करेंगे उतना अच्छा जो है वो आपका टेस्ट आएगा, उतना अच्छा जो है ये फ्लेवरफुल आपका क्रिस्पी चिकन बर्गर रेडी हो जाएगा। ये हम लोगों ने 2 पीस इस वजह से लिए हैं कि ये डबल डेकर चिकन बर्गर है, वरना अगर हम लोग सिंपल क्रिस्पी चिकन बर्गर बना रहे होते तो ये 1 स्लाइस इसका बहुत है। ये आप देख रहे हैं कि इसका किस तरीके से क्रिस्प निकल गया है। ये क्रिस्प निकालने के लिए ही इसको अच्छे तरीके से, ये हमारे पास बर्तन बड़ा होता तो ये और अच्छे तरीके से, ये देखें, ये क्रिस्प आना चाहिए लाजमी। इसके बाद इसको जो है वो फ्राई करने के लिए डाल देंगे। ये देख सकते हैं। अच्छा, इसके साथ ही हम जो है वो अब इसकी एक डिप रेडी करेंगे। डिप रेडी करने के लिए आपको करना ये है कि सिंपल मेयोनीज लीजिए और ये जो डिप हम रेडी कर रहे हैं ये गार्लिक डिप है।
गार्लिक डिप के अंदर हम लोगों को करना ये है कि हम लोग इसके अंदर अगर आप थोड़ा सा चिली फ्लेवर इसके अंदर ऐड करना चाहते हैं, कोई थोड़ा सा स्पाइसी फ्लेवर ऐड करना चाहते हैं तो हम इसके अंदर हॉट सॉस डाल देंगे, वरना लाजमी नहीं है, क्योंकि हम जो है ये गार्लिक डिप बना रहे हैं। इसके अंदर चॉप्ड गार्लिक जो है वो ऐड करेंगे, ब्लैक पेपर इसके अंदर जाएगा बिल्कुल हल्की मिकदार में, और इसके अंदर थोड़ी सी क्रश चिलीज जो है वो ऐड करेंगे। इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लीजिए और ये आपकी जो है वो गार्लिक डिप रेडी हो जाएगी। इसको टेस्ट भी कर सकते हैं, अगर गार्लिक का फ्लेवर कम आ रहा हो तो इसमें और गार्लिक जो है वो ऐड कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं कि इसकी जो है वो डिप रेडी हो चुकी है। इसका टेक्सचर जो है वो बिल्कुल ऐसे आना चाहिए, इसको बहुत ज़्यादा थिन नहीं कर देंगे तो फिर ये मज़ा नहीं देगा। इसके साथ ही हम अपना बर्गर देख लेते हैं। ये तकरीबन 7 to 8 मिनट्स तक के लिए इसको अच्छे तरीके से फ्राई होने देंगे, ताकि चिकन जो है वो स्लो फ्लेम पे रेडी हो जाए। इसकी फर्स्ट साइड रेडी हो गई तो इसको साइड चेंज कर देंगे। अच्छा, इसको थोड़ा सा इसके अंदर जो है हमें ये पुश करना है ताकि ये अंदर तक जो है वो कुक हो जाए, वरना होता ये है कि ऊपर का जो हमारा जो ब्रेस्ट का पीस होता है, ये ऊपर तो अच्छे तरीके से क्रिस्पी हो जाता है, लेकिन अंदर से जो है ये थोड़ा सा कच्चा रह जाता है। तो आप इसको अच्छे तरीके से पकाने के लिए ये करेंगे। अच्छा, इसके साथ ही हम लोग अपना बर्गर जो है वो असेंबलिंग के लिए रख देते हैं। ये आपको बन लेना है, इसकी बेस के ऊपर आप ये सॉस लगाएंगे। सॉस अच्छे तरीके से लगाइएगी ताकि इसका जो है वो फ्लेवर आपको आ सके। इसके बाद हम जो है ये सैलेड ऐड करेंगे, आइसबर्ग भी ऐड कर सकते हैं, सैलेड भी ऐड कर सकते हैं। अब ये देखें इसके ऊपर कलर आना शुरू हो गए हैं। जब ये लाइट ब्राउन का कलर आ जाए तो ये तकरीबन जो है ये रेडी हो चुका है। ये पीस हम इसका निकाल लेंगे। ये तकरीबन 7 to 8 मिनट्स तक के लिए आपको इसके अंदर इसको डीप फ्राई करना है, ताकि इसका जो है वो ये अच्छे तरीके से कुक हो जाए। एंड देन आप इसके पीस को निकाल के किसी टिश्यू पेपर के ऊपर या बटर पेपर के ऊपर आप इसको रख सकते हैं, ताकि ये अच्छे तरीके से इसका ऑयल जो है वो ये यहाँ पर ये किया हमने। इसके ऊपर फिर थोड़ी सी सॉस ऐड करेंगे एंड देन अगेन इसका जो ये जो अगेन पीस है ये भी इसके ऊपर रखा जाएगा। अच्छा, अगर आप स्लाइस चीज़ ऐड करना चाहते हैं इसके ऊपर स्लाइस चीज़ भी ऐड हो सकती है। एलपिनोज अगर और स्पाइसी करना है तो एलपिनोज भी ऐड कर सकते हैं। बाकी ये सिंपल 10 to 15 मिनट्स के अंदर आपका डबल डेकर जिंगर बर्गर रेडी हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं इसको। इसकी जो है वो मैं इसको थोड़ा सा समराइज़ करके इसकी जो रेसिपी आपके साथ शेयर कर देता हूँ कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों को करना ये है कि चिकन फ्लेट लेना है, ब्रेस्ट के 2 पीस लेने हैं, उसको थिन स्लाइसेस के अंदर जो है वो कट करना है एंड देन उसके ऊपर मैरिनेशन करनी है। मैरिनेशन के अंदर सिंपल सॉल्ट, ब्लैक पेपर, क्रश चिलीज़ और हॉट सॉस और सोया सॉस इसके अंदर जाएगा। ये मैरिनेशन की रेडी हो जाएगी। 30 to 35 मिनट्स तक के लिए इसको रेफ्रिजरेटर के अंदर रख दीजिए एंड देन उसके बाद इसको जो है वो सिंपल मैदे के अंदर कोट करना है। मैदे के अंदर आप एक बेकिंग पाउडर थोड़ा सा ऐड करेंगे और इसके अंदर जो है वो क्रश चिलीज़ ऐड करेंगे। उसके बाद इसको पानी के अंदर डिप करेंगे, फिर मैदे के अंदर करेंगे, देन इसको जो है वो रेडी कर लेंगे। और इसकी डिप जो बनेगी वो सिंपल मेयोनीज़ के अंदर क्रश चिलीज़ होंगी और गार्लिक होगा, चॉप्ड गार्लिक आप इसके अंदर ऐड करेंगे। ये आपकी गार्लिक डिप रेडी हो जाएगी। अगर कलरफुल करनी है तो इसके अंदर हॉट सॉस भी ऐड कर सकते हैं।
थोड़ा सा स्पाइसी कर लेंगे एंड देन इसकी असेंबलिंग होगी। थैंक यू सो मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को ज़ीशान अज़हर की जानिब से प्यार भरा सलाम और तमाम देखने वालों को जुम्मा बहुत बहुत मुबारक। अब से पहले आप देख रहे थे अब्दुल्ला के किचन से। अब्दुल्ला ने डबल डेकर जिंगर बर्गर बनाया जो कि वो एक ही बनाते हैं और बहुत टेस्टी बनाते हैं। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि नौजवान बच्चा है और जवान बच्चा और वो साथ साथ हुनरमंद बच्चा। हमारे यहाँ पर क्या होता है कि जब बच्चा कोई काम नहीं करता तो हम उसको लाड प्यार में रखते हैं, लेकिन अब्दुल्ला के घर वालों ने उसको इस कहते हैं ना कि सेशन में डाला कि जहाँ पर वो हुनर भी सीख रहा है, अर्निंग भी अच्छी होगी और उसके बाद एक अपना नाम करेगा। और बिल्कुल जनाब, यहाँ पर एक चीज़ और काबिल ज़िक्र है कि ज़िंदगी में अच्छी सोहबत का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और जब अच्छी सोहबत हो, अच्छी बातें हो, अच्छे अंदाज में बातें हों तो फिर चीज़ें बेहतर से बेहतरीन होती चली जाती है। आज हमारे साथ मौजूद है, हमेशा की तरह किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, हर जुम्मे हमें एक नसीहत, एक वजीफ़ा बताते हैं अल्लामा शारिक अहमद काशफी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज है? अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। अल्लामा साहब, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमें हर जुम्मे एक वो टॉपिक बताते हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मैं इस बारे में ये कहूँ कि ज़िंदगी का बहुत अहम तरीन टॉपिक है तो ज़िंदगी पर दोस्ती के क्या असरात मुरतब होता है, वैसे आम जिंदगी में क्या मुरतब होता है, इस्लाम हमें इसका क्या दर्स देता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे आके आज हमारे क्या नाम टॉपिक है सोहबत का असर। देखिए, इंसान की जिंदगी में सोहबत का बहुत असर होता है। ऐसे ही है। इंसान वो माशरती मखलूक है कि जो तन्हा रह ही नहीं सकता। ठीक है जी, आप जो देखते हो वो करते हो और जो सुनते हो बोलते हो, ये इंसान की फितरत में शामिल है। ठीक है, आप जो देखोगे वो करोगे, ऐसे ही है, और जो सुनोगे वो बोलोगे। मुझे आप बताएं, आज हम क्या देख रहे हैं और क्या सुन रहे हैं, ये किसी से मख्फी नहीं है। ऐसे ही है। ठीक है जी, सोहबत एक ऐसी चीज है कि जिसके जरिए इंसान अपने सही और गलत का तयन करता है। ठीक है। ठीक है जी, इंसान अपने 5 वक्त की नमाज में ना अल्लाह से दुआ ही मांगता है। सूरह फातिहा को अगर आप गौर से पढ़े ना तो उसमें कहा जाता है इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन। ए अल्लाह, मुझे सीधे रास्ते पे चला। अच्छा, बात यहाँ पे काफी थी, अल्लाह से दुआ मांग ली गई है, सही है, लेकिन आगे इसकी पॉइंट बताए गए कि सीधा रास्ता कौन सा वाला। सीधे रास्ते पे चला, रास्ता उन लोगों का जिन पर तूने इनाम नाजिल फरमाया। सुभान अल्लाह। उन लोगों का नहीं जिसमें गजब आ रहा है। इसका मतलब यह है कि इस्लाम हमें सिखा रहा है कि भाई आपने सीधे रास्ते पे चलने की दुआ मांगनी है, लेकिन 2 पॉइंट हैं। पहला पॉइंट वो है कि जिस पर अल्लाह का फजल नाजिल होता है। ठीक है। दूसरा पॉइंट वो किसी पर अल्लाह का गजब नाजिल होता है। ठीक है। अब आप देख ले सोहबत का कितना असर है। उन लोगों के रास्ते पे चला कि जिन पर तेरा इनाम नाजिल हुआ। सुभान अल्लाह। तो ये सोहबत के पॉइंट को बिल्कुल क्लियर कर देता है हर बंदा मोमिन नमाज पढ़कर और सूरह फातिहा पढ़ के कि अल्लाह से दुआ यही मांग रहा होता है। लेकिन चूंकि आपको पता है कि सूरह फातिहा याद तो, लेकिन क्या कह रहे हैं इसमें पता नहीं है ना। हमें सिर्फ याद है, अमल करने के लिए हमें उसका तर्जुमा नहीं पता। तो काश कि अगर हमारे नौजवान, हमारे जो ऑडियंस सुन रहे हैं, कि देखिए आप सूरह फातिहा को बगौर पढ़ें इसे आप, इसमें इशारतुल नस ऐसी चीज है ना कि आपको मजे को मजा आ जाएगा। सुभान अल्लाह। पूरा कामिल दीन मौजूद है इसमें, अगर आप गौर करें इस पे। तो आज जो मैं टॉपिक सेलेक्ट किया कि यानी कि जो सोहबत का असर है, वो सोहबत का असर वो हमें सिखा रहा है कि भाई उन रस्तों पे चला है अल्लाह कि जिस पर तूने इनाम नाजिल फरमाया, उन रस्तों पे नहीं चला जिस पे तेरा गजब है। सुभान अब अल्लाह। चॉइस कैसे करेंगे, कैसे पहचाने इस पे गजब है? तो कहा कि उन रस्तों में जिस पे तूने इनाम नाजिल फरमाया वो सालिहीन का रास्ता होता है, जो अल्लाह के सालिहीन बंदे होते हैं। तो इस्लाम हमारी इस तरह रहनुमाई फरमाता है। सुभान अल्लाह। अच्छा, मैं एक मिला हुआ सवाल करूंगा, मतलब एक कंबाइन सवाल कि अगर हम नेक लोगों की तरफ जाते हैं तो उसका क्या फायदा, और अगर बद लोगों की तरफ जाते हैं यानी बुरे दोस्त बनाते हैं तो उसका क्या नुकसान है? देखिए, इंसान की जो सोहबत होती है ना वो उसका आईना है। ऐसा ही है। मतलब अगर उसकी किसी बंदे को समझना हो ना, मैं आज की डिजिटल मीडिया की मैं सवाल चूंकि बात आपने से की है, ऐसे ही है। किसी बंदे को पहचाना हो ना जिशान भाई, मतलब आप तो बड़े इस शोबे के माहिर है, 10 लोगों से आपसे मुलाकातें होती, मतलब हम तो आप इस वक्त उसको पहचानना है ना, आप कुछ भी नहीं करो, आप उसकी फेसबुक आईडी पे जाओ, उसकी फ्रेंड चेक कर लो, उसके कमेंट चेक कर लो, उसके वॉल पर उसकी शेयरिंग चेक कर लो। सही। ये उसके किरदार की अक्कासी करता है। क्या बात है। मैं आज क्योंकि हमारे नौजवान देख रहे होंगे इसे, तो आप उसको मैं बताना चाहूं
ये जो आपकी वॉल है ना, ये वॉल आपको प्रेजेंट कर रही है। जबरदस्त। अच्छा, आप चले जाएंगे लेकिन ये वॉल रहेगी, क्योंकि ज़ाहिर फेसबुक की वो चीजें नेट पे होती हैं। अपनी वॉल पे ना कुछ अच्छी चीज छोड़ के जाए, ऐसे ही है, ताकि आपके मरने के बाद भी उसका सवाब मिलता रहे आपको। ऐसे ही है। तो ये जो सोबत का जो मैं आपको बता रहा था कि सोबत पहचानेंगे कैसे, फायदा कैसे होगा, आप देखें, आपको किसी को इस दौर में पहचानना हो कि इसकी सोबत अच्छी कि बुरी है, वो उसकी वॉल बता देती है। ऐसे ही है। ठीक है जी। इसके फायदे नुकसान क्या होता है, देखिए एक बात मैं आपको बताऊं, अगर एक कोई सल्फे नाजुक नाच रही हो ना, एक गुना तो उसने कर दिया, 200 लोग खड़े को देख रहे, गुनाहगार तो ये भी हुए, लेकिन कोई इस नाचने वाले को या फिर नाचने वाली को या खड़े को देखने वाले को कोई उसको अच्छा नहीं कहेगा, अगर तो सब एंजॉय कर रहे हैं। किसी शख्स से पूछे कोई अच्छा काम हुआ, नहीं अच्छा काम तो नहीं हुआ। सही गलत की सबको पहचान है। सोबत का असर क्या होता है, अगर आप सालिहीन की सोबत में होते हैं तो दो ही चीजें मुसलमानों के लिए, जन्नत की तरफ जाना या दोज़ख से बचना। जबरदस्त। ठीक है जी। नेक सोबत आपको खौफ खुदा दिलाती है, इश्क मुस्तफ़ा दिलाती है, जिक्र अस्कार के तरीके बताती है, आपके अंदर रहम का जज्बा पैदा करती है, तकवा पैदा करती है, ईमानियात पैदा करती है, रूहानियात पैदा करती है, आपके अंदर वो अवामिल पैदा करती है कि आपको नमाज में मजा आता है, जिक्र में मजा आता है, दीन इस्लाम सीखने की जस्तुजू होती है। लेकिन बुरी सोबत, यार चल कहाँ चल, जिसमें आपका पैसा भी गलत जगह पे लग रहा होता है, ऐसे ही है। आपकी जेब की जो पैसा गलत जगह पे लग रहा होता है, आपकी जबान जिक्र अस्कार के बजाय गलत बातों पे, आपके घंटे, आपकी गुफ्तगू, आपका किरदार, सब चीजें बेकार हो जाती है। मतलब नेक सालिहीन जो आपको ना, वो कहते हैं कि कहने के वो कौन सी सोबत अख्तियार करेगा, 3 काम अगर कर लेते हो, 3 लोगों की सोबत अख्तियार कर लो, जिस बंदे से मिला उसके अंदर 3 क्वालिटी हो तो उसकी सोबत अख्तियार करो। क्या सुनो, कौन सी 3 क्वालिटी का, जिसको देख के अल्लाह याद आ जाए, सुभान अल्लाह। ठीक है। सेकंड के जिसके पास जाकर इल्म में इजाफा हो जाए, सुभान अल्लाह। और थर्ड ये कि जिसके पास जाकर तुम्हारा ईमान सलामत हो जाए। सुभान अल्लाह। यानी वो दोस्त कि जो आपको ये तरकीब दे, यार जिंदगी तो गुजरती है, नमाज पढ़ लेते हैं, कहीं वक्त खत्म ना हो जाए, बेहतर तरीका। अच्छा, मैं आपको अल्लामा साहब ये जरूर बोलूंगा कि आपका जब भी सेगमेंट होता है तो लोग वजीफे पे बड़े, अभी भी कॉल्स 4-5 आई हैं, वो ये कह रहे हैं कि वजीफा ऐसा बता दें कि जिससे हम खुद भी चाहते हैं, कभी कभार होता है ना इंसान, कभी कभार नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह उम्मत मोहम्मदी का ये है कि हमें गुनाह करके ये फील होता है कि निदामत होती है कि हमने गलत किया, बहुत बड़ी नेमत। तो आप मुझे ये बताएं कि एक बंदा जो कि बदकारी की तरफ है, बदफेल कर रहा है, बदहाली में है, तो वो इस तरफ कैसे आएगा कि उसकी सोहबत जो है वो बेहतर लोगों से, बेहतरीन लोगों से हो जाए और बुरे लोगों का जो उसका साथ है वो खत्म हो जाए? देखिए, मैंने कहा कि हदीस शरीफ का मफ़हूम भी है कि इंसान ना अपने भाई के दीन पर होता है। मतलब जो भाई से मुराद उसके जो दोस्त होते हैं ना, वो उसके दीन, मतलब उसकी जो सोहबत ही उसका दीन कहलाती है ना। अच्छा, अब एक शख्स है जिसको निदामत हो रही है कि मैं गलत जगह पे चला गया, एक शख्स जिसको निदामत ही नहीं हो रही है, और एक शख्स अच्छी सोहबत में, 3 कैटेगरी हो गई। एक अच्छी सोहबत में है, एक बुरी सोहबत में रहकर जिसको पता चल रहा है कि मैं गलत हूं, और एक बुरी सोहबत में रहकर कहता नहीं ओके, 3 कैटेगरी, चौथी कैटेगरी तो कोई भी नहीं है ना। तो अगर इनको सेंट्रलाइज किया जाए कि मतलब ये इन तीनों की भी, मैंने कहा ना कि बेसिक दुआ तो सूरह फातिहा ही है। सुभान अल्लाह। अल्लाह से मदद मांगनी है, ठीक है जी। उसी वही रोज जजा और सजा का मालिक है, उसी के दरमियान के रुजू करनी है, और साथ साथ उसको सीधे रस्ते की दुआ मांगनी है, सालिहीन पे चलने की वो रास्ता, मतलब यही एक कामिल दुआ है। अगर वो से चलते फिरते पढ़े ना, क्योंकि बात चीज हम कसरत से पढ़े, होता क्या है, हम सूरह फातिहा को समझते शायद सिर्फ नमाज़ें पढ़ने की एक दुआ है, ऐसे ही है। जब ये चीजें होती है ना, फिर वो होता है कि फिर ये सेगमेंट नमाज के लिए है, ये कुरान के लिए है, और मतलब ये चीजें नहीं है। ये सूरह फातिहा तो मैंने आपसे कहा ना कि पूरा मुकम्मल कुरान सूरह फातिहा के अंदर मौजूद है, कुरान का दिल है पूरा। अगर आप देखें ना, तो अगर आप इसको लज्जत, ऐसे कोई एक शख्स है 20 साल से सिगरेट पी रहा है, तो आप उससे को सिगरेट पी रहे मजा आ रहा है, मजा तो नहीं आ रहा, आदी हो गया हूँ, ऐसे ही है, बस मजा नहीं आ रहा, आदी हो गया हूँ। अच्छा, तो हमें सूरह फातिहा इस तरह कोई पढ़नी है क्या? मैं तो बचपन से पढ़ रहा हूँ सूरह फातिहा, पढ़ना शुरू कर दिया हमने, नहीं, बल्कि सूरह फातिहा में तो वो मजा है, मतलब कुरान में तो वो मजा है कि आप देखें एक शख्स रोज पढ़ रहा है कुरान और रोज सूरह फातिहा पढ़ रहा है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कुरान का ये नूर है कि जब पढ़ो नया मजा देती है, और वही सुरूर आता है कि आपने पहली दफा पढ़ी है। पहली दफा पढ़ा, उसके एक सुरूर, एक मजा ही नया होता है। तो आप सूरह फातिहा का अगर मजा दुबाला करना चाहते हैं, बल्कि किसी भी चीज का मजा दुबाला करना चाहते हैं, कुरानी आयत के हिसाब से बात कर रहा हूँ, तो आपको उसको तर्जुमा पता होना चाहिए, आपको मजे को भी मजा आ जाएगा।
हम एक काम करते हैं मौलाना साहब, यहाँ पे सेगमेंट को तो हम वाइंड अप करें, लेकिन एक रिक्वेस्ट मैं आपसे करूंगा, अगली दफ़ा हम जो वजीफ़ा तो बताएंगे, लेकिन अगली दफ़ा का टॉपिक मैं आपको पहले से बता रहा हूँ कि हम सूरह फातिहा का तर्जुमा बयान करेंगे, ठीक है? तो अगली दफ़ा हम तर्जुमा करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन इन किया। एक नसीहत एक वजीफे का सेगमेंट यहाँ इख्तिताम पजीर होता है। ब्रेक के बाद कुछ गेस्ट ज्वाइन करेंगे, देखते रहिए मुस्कुराती सुबह जीशान जी ना। वेलकम बैक। और आज जुम्मे का दिन है, जुम्मे का दिन हो यानी पाक जिंदगी में पाक और मुबारक दिन। हर दिन पाक होता है, हर दिन मुबारक होता है, लेकिन जुम्मे का दिन इस्लामी लिहाज से मुबारक दिन इसलिए है कि तमाम अल्लाह तबारक व तआला ने रहमतें, नेमतें और बरकतें जुम्मे के दिन नाजिल की, जिसमें कुरान पाक सबसे बेहतर एग्जाम्पल है। और जुम्मे का दिन हो और हम आपके फ़ायदे की बात ना करें, ऐसा हो नहीं सकता। पाक मुस्लिम अलायंस दीवान के रूह रवां चेयरमैन बानी हमारे साथ मौजूद है बच्चों अब्दुल कादिर दीवान साहब। अब्दुल कादिर साहब को हम खुशामदीद कहेंगे, लेकिन उससे पहले ये बताऊंगा कि ये ना सिर्फ आपकी रहनुमाई के लिए, आपकी बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं, बल्कि ये चाहते हैं कि मुस्तहकम पाकिस्तान के साथ बेहतरीन कराची को लेकर चलें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज हैं आपके? अल्लाह का शुक्र है। माशाल्लाह। सबसे पहले तो सर आपके लिए एक बात कहूंगा कि ये जो अचानक से हंसी आई है ना, वो कहते हैं ना कि आपका एक ऑरा कंप्लीट करता है कि यस मैं अपने काम के साथ बहुत ज्यादा लॉयल हूं। मैं जानना चाहूंगा कि ये पाक मुस्लिम अलायंस दीवान क्यों बनी, कौन से सन में बनी, क्या ऐसा सर्कमस्टांसेस हुए कि आपने कहा कि अब तो पार्टी बनानी है और इससे का आवाम को क्या फायदा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्र हूँ। आपका आपके आप आए, आप जुम्मे के दिन आए, रहमत और नेमत वाले दिन पे आए, बड़ी शुक्रिया। बुलाया और सवाल किया आपने, क्यों आपने पार्टी बनाने की जरूरत हुआ है। देखिए, पाकिस्तान को बना 78 साल हुआ है। ऐसे ही है। आपको पता है पाकिस्तानी बंगालियों की बहुत सारी कुर्बानी है पाकिस्तान के ऊपर। जैसे 1906 से लेके 1940, 1965, 1971 से लेके आज तक पाकिस्तानी बंगाली पाकिस्तान के लिए कुर्बानी देते आए और दे रहे हैं। और जो पाकिस्तान वजूद में आया तो सबसे ज्यादा कुर्बानी बंगालियों का है। सही है। तो पाकिस्तान वजूद में आया, इसमें कोई डिनाई नहीं है, ऐसे ही दो राय नहीं है। और ये सिर्फ मैं नहीं कहता हूं, पाकिस्तान का बड़े बड़े इंकार वज़ीर आज़म उनकी जबान से कहते हैं कि सबसे ज्यादा कुर्बानी देने वाला बंगाली बिरादरी है। ठीक है ना। देखिए, हमें पार्टी बनाने का कोई जरूरत नहीं थे। एक्चुअल इस मुल्क में सियासतदानों ने हमें मजबूर कर दिया गया, तमाम सियासतदान ने हमें पार्टी बनाने में मजबूर कर दिया, क्योंकि हम पाकिस्तान हमारी बब्दों ने कुर्बानी से बना। आज बंगाली बिरादरी जिस मुश्किलात में है, जिस मुसीबत में है, आप नोट कीजिएगा। ठीक है ना। एक्चुअल 78 साल मुल्क को बनने के बाद अगर उस औलाद को उसकी तीसरी नस्ल गुजर चुका है पाकिस्तान में, तीसरी नस्ल गुजर चुका है, गुजरने के बाद आज तक उसकी नेशनलिटी बहाल नहीं हो पाया। और उनकी एक छोटी सी एक बी फॉर्म की वजह से हमारी कोई लाखों बच्चा 8-9 से ऊपर मैट्रिक से आगे जा नहीं पाता है तालीम की इजाजत। देखो जिस वाकई में, तो आप बताए, जिस कौम का बच्चों को तालीम से अगर रोका जाए, ऐसे ही है, तो इससे बड़ी और तफलीक क्या हो सकती है? बिल्कुल ऐसे ही है। तालीम तो जिंदगी का हिस्सा है। अगर ये हमारी नौजवान बच्चा तालीम करेंगे, पढ़ा लिखा होंगे, तो मुल्क के लिए बेहतर होंगे ना। ऐसे ही है ना। तो आज मैं हुकूमत पाकिस्तान से इस सवाल करता हूं, क्यों बंगाली बिरादरी को अलग अलग क्यों रखा जा रहा है? ठीक है, उनकी भरपूर नेशनलिटी बहाल क्यों नहीं कर दिया जाए? एक्चुअल देखिए, अभी तक बंगाली बिरादरी का 60% NIC लोगों का है, 40% लोगों का अब तक नहीं है। इसलिए नहीं है, एक घर में 10 फैमिली है। अच्छा, एक सवाल आया है कि आपने जो NIC की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारा प्रोग्राम एयर होते साथ ही सवाल शुरू हो जाते हैं, तो मैं बीच बीच में आपको काटूंगा, माइंड नहीं कीजिएगा। कि एक बंगाली भाई ने कहा कि 60%
जो आपने कहा मतलब जो इजरा किया था उसमें से बेशतर को ब्लॉक कर दिया गया? और 60% हमारा ऑलरेडी बहाल है। अच्छा है, बहाल है, है। वो बिल्कुल ठीक है। है। और 40% ऐसा है, फर्दर क्या है, जिसके घर पे 10 अफराद है। सही है। 10 अफराद है, उसके घर पे 6 का कार्ड आया हुआ, ठीक है। 4 का आईबी का बदमाशी है, ठीक है ना, डीएम का बदमाशी है, ठीक है ना, इस तरह करके उनको कामा फंसा के रखा है, कोई ये सवाल, कोई ये सवाल, कोई ये सवाल। आप एक बंदा एनआईसी बनाने के लिए रोज खाने वाला, रोज कमाने वाला बंदा, आप बताएं नादरा का चक्कर वो कितना बार कटेगा? ये सवाल एक आया हुआ है, अगर आप बोलें तो मैं कर लूं, कि भाई ने कहा है कि मैं चाकीवाड़ा पे रहता हूं और मैं बंगाली कम्युनिटी से बिलोंग करता हूं। सबसे पहले तो आपको सलाम कहा उन्होंने, और उन्होंने कहा कि भाई आप जैसे लोगों की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि मैं गया, मेरे से कभी कौन सा फॉर्म मांग रहे, कभी कौन सा फॉर्म मांग रहे, आखिर में तो मैं उनको बोल के आया कि भाई मैं पेट्रोल लाता हूं, मुझे आग लगा दो। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात उसने दुरुस्त कहा, बिल्कुल ऐसा ही है। हमारी शिबली नाम है इनका। हमारी कम्युनिटी के साथ देखिए इस तरह ही हो रहा है। इस तरह देखो, नादरा में जाता है, बिला वजह उनको तंग किया जाता है, बिला वजह तंग किया जाता है। अब जब बात आती है क्या सबसे ज्यादा कुर्बानी बंगालियों का है, तो आप बताइए, आज ले ले आप, अब ग्रीक के ले ले, आप आपका अमेरिका को ले ले, आपके कनाडा को ले ले, कोई मुल्क में इंसान 5 साल के लिए भी अगर रहता है ना, तो उसका भी पूरी फैमिली का नेशनलिटी उनको मिल जाता है। ऐसा ही ये है। तो एक बात है। चलो हम तो बाई बर्थ पाकिस्तानी है ना, हम पाकिस्तानी होते हुए तो हमें किस बात का सजा दे रहा है? अच्छा, एक चीज मैं किस आपको, बात से? 2016 में आपने कौम के लिए जज्बात को, 2016 में आपने बी फॉर्म और एनआईसी के लिए बात की, वो सवाल तो आपके सामने है ही है। लेकिन अब जो है मैंने जो पढ़ा था कि अब बंगाली भाइयों के लिए अलहदा से डेस्क बनाया जाएगा कि जिनको नेशनलाइज किया जा रहा है, उनको एनआईसी फराहम किया जा रहा है, बच्चों को बी फॉर्म दिया जा रहा है, और अलहदा से जो है वो आपको एक कोटा सिस्टम होता है ना कि 15-20 सीटें, और अच्छी सीटें जो हैं वो कॉलेज और यूनिवर्सिटी में रखी जा रही हैं। इसमें कितनी सदाकत है? नहीं, ये सिर्फ बातें हैं, कोई हकीकत नहीं। हकीकत नहीं है, कोई हकीकत नहीं है। ठीक है। अगर हकीकत होता तो आज मैं आपके सामने ये बात क्यों कहते? लेकिन एक बात मैं बोलूं, थोड़ा अच्छा ही कि मैं आपसे मिलता कैसे? अगर चीजें अच्छी होती तो आप जैसी पर्सनालिटी मिलती नहीं, और फिर मॉर्निंग शो पर हिस्सा नहीं बनती। तो यहां पर हम हुकूमत को कहेंगे कि ऐसे लोगों को मिलवाने के लिए, ऐसे लोगों को करने के लिए हम करते हैं। जैसे कि अनिल भट्टी आपको लेकर आए, तो फिर अनिल भट्टी ना लाते हैं ना, आपको देखें। बिल्कुल ऐसे ही है ना। अच्छा, 2016 में जब आपने शुरू किया इस काम को, तो जैसे हम अनिल भट्टी पे बात करते हैं, अनिल भट्टी को अपनी एनआईसी बनवाना था, उस वक्त क्या मुश्किलात आपको पेश आई? देखिए, 2016 में 28 अक्टूबर 2016, ठीक है, हमारी जो बिरादरी कम से कम कराची में 40 से 45 लाख लोग हैं, ऐसे ही है, ठीक है ना। तो ये हमारी जो माइग्रेट तबका लोग होता था ना, जैसे फिशरी आपने देखा होगा, हमारे लोग बेसिकली माइग्रेट से है, टेक्सटाइल से है ना, हार्ड वर्किंग करने वाला बनता है सारा, ठीक है ना। उस टाइम उनकी माइग्रेट के जो मसला था, कई 5 लाख माइग्रेट, ठीक है ना, रोजी रोजगार के लिए समुद्र में नहीं जा पाता था, सिर्फ एनआईसी रिन्यू होने की ना होने की वजह से। उस टाइम पक्काकशी का शिकार हो गया, कौम बरादरी रोड में आ रहा है, घर में चूल्हा नहीं जल रहा है। मैं मजबूर होकर मैंने 1.5 महीना वर्क करके 28 अक्टूबर 2016 में मैं भाग्य जिन्ना में एक पावर शो किया। क्या पाकिस्तानी बंगाली अब भी पाकिस्तान में है, इंशाल्लाह वो चाहे सब कुछ कर सकता है, मगर उसका अपना हक और हुकूक और उनकी जो दीगर कौम का जो बराबर जीने का हक है उनको भी दिया जाए, हमें भी काउंट किया जाए, हमें भी गिना जाए। इस कौम को दीवार में नहीं लगाए, ठीक है ना, बहुत मुसीबत। तो 2016 में मैंने इस पार्टी को रजिस्ट्रेशन किया, और इस तमाम सियासत की वजह से, देखिए ना, इस तमाम सियासी का मसला है। तमाम सियासत पार्टी अगर चाहे, हमारा ये मसला 1 घंटे का काम नहीं। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है, कोई बड़ी बात नहीं है। मगर देखो, वोट जब इलेक्शन होती है, वोट लेने हमसे आ जाता है, हमारी वोट से वज़ीर आज़म बनता है, हमारी वोट से एमएनए बनता है, मिनिस्टर बनता है। उस टाइम हम पाकिस्तानी आए, इलेक्शन खत्म हो जाता तो फिर हमें उसी हालत में छोड़ देता है। उस हालात में जी रहा हूं। तो मेरी अपील है, देखिए, इस पाकिस्तानी बंगाली, देखो पाकिस्तान जो बंगाली रहते हैं नालायक, उनसे आपने देखा होगा ये कोई किसी कैरेमल में शामिल नहीं है, ऐसा ही है, और मेहनत कश लोग हैं।
और पाकिस्तान को मेहनत करके रोजी रोजगार करके वो टैक्स भी देता है और पाकिस्तान के हामी और शामी है, हमेशा वो पाकिस्तान की मोहब्बत पाकिस्तान का अगर हम एक कहते हैं अगर बुरा लगे तो मैं सॉरी, मैं कम्युनिटी से, लेकिन बात करने के लिए हमें अल्फाज बोलने पड़ते हैं कि अगर हम सी फूड की बात करते हैं तो 80% जो है वो हमारे बंगाली भाई पाकिस्तान का रेवेन्यू जनरेट करके देते हैं, और मैं इसमें गलत नहीं हूं कि अगर आप एक सर्वे भी पढ़ें। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आपने 2018 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से के साथ भी काम किया, कैसा रहा? कुछ तजुर्बा अच्छा था, फायदा हुआ कुछ? देखिए 2018 में हमने नून लीग के पूरी कराची में पूरी से सपोर्टर थे। जैसे कि मैंने 2018 में जो नवाज शरीफ साहब थे उनको भी मैंने बुलाया था बंगालियों की दावत में पीसी होटल में, तो उनसे भी मैंने अपनी मुद्दा रखा, क्या मियाँ साहब आप ही तो ऐलान करते हो कभी कभी टीवी में क्या सबसे ज़्यादा कुर्बानी बंगालियों का है, तो आज इस बंगाली बिरादरी जिस मुसीबत में है एनआईसी की वजह से, एनआईसी की वजह से वो रोज़ी नहीं कर सकता है, वो हज नहीं कर सकता है, वो अकाउंट नहीं खोल सकता है, वो अच्छा नौकरी नहीं कर सकता है। तारी बात है आजकल एनआईसी ऐसा इशू बन चुका है कि एनआईसी बगैर कोई हाल हमारा है ही नहीं। तो इस तरह ये मुसीबत, उसका फिर नवाज शरीफ को मैंने बुला के मैंने कहा सर हमें ये बताया जाए हमारा हल क्या है, तो उन्होंने कहा ठीक है इंशाल्लाह मैं देखूंगा आपकी बेबरादरी के लिए, वो आपके ज्यादा हक है पाकिस्तान में, कुर्बानी आप लोगों ने दिया, आप लोगों ने बनाया, आपके साथ इस तरह जुल्म नहीं होना चाहिए बच्चों के साथ। तो उन्होंने कह के फिर 2018 में उनकी फिर हुकूमत आपको पता है चली गई थी। उसके बाद आज तक फिर अभी इक्तदार में ना हुकूमत जो है, अगर हम बात करें तो उनसे दोबारा मुलाकात नहीं हुई। सदर जरदारी साहब हैं, वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब हैं, और शहबाज शरीफ साहब भी जो है वो नवाज शरीफ साहब से ही तमाम चीज़ें, मरीम नवाज साहिबा जो हैं वो वजारत में हैं, तो आपने इनसे रब्ता करने की कोशिश नहीं की? देखिए मैंने जरदारी साहब से भी मुलाकातें किया, प्रेसिडेंट से भी मुलाकातें किया है। जो पहले 2018 में ममनून हुसैन साहब थे हमारी पाकिस्तान के प्रेसिडेंट, उनसे भी मैं फर्दन सबसे मुलाकातें किया है। सबको इस कौम की मुद्दा हमने लेटर में रखा है, बताया, पाकिस्तान तमाम अदारा को मैंने बताया। तो जरदारी से मुलाकात करने के बाद भी हमने कोई 1 साल 1.5 साल हमने पीपल्स पार्टी को भी सपोर्ट किया। पीपल्स पार्टी के कुछ आपकी जो बल्दियाती इलेक्शन थे उसमें हमने पूरा सपोर्ट करके 2-4 नाजिम बना के दिया हमारी बरादरी की बोर्ड से, उनको भी मगर क्या जब इलेक्शन की बात हमें उस दर्जा का नहीं मिलता है जो हमें मिलना। अफसोस यही है कि वाकई में दर्जात नहीं दिया जाता। अच्छा मुझे बताएं कि जब पहले जो वादे किए गए थे उसमें कोई वफा हुआ? जैसे सदर साहब से मिले, आप वजीर आजम साहब से मिले, कोई वादा वफा हुआ? नहीं, जो देखिए जो डेवलप होने थे वो पूरा भरपूर नहीं हुआ। अभी नादरा का ले लें, नादरा डायरेक्टर से कई बार मैंने मुलाकातें किया, एक बार नहीं है, कई बार मैंने मुलाकातें किया। उन लोग एक ही सिखा देता है कानून, है ना, कानून लफ्ज पढ़ा के हमें सब कुछ। अच्छा एक चीज मेरी आपसे अब्दुल कादिर भाई, आपसे, क्योंकि सवाल तो हमारे पूरे, मुझे ये बताएगा क्योंकि 9th और मैट्रिक से अगर बच्चा रह रहा है, लड़कियां बेफॉर्म की वजह से रहते हैं या एनआईसी की वजह से रहते हैं, तो मकसद ये है कि मैं भी बीइंग अ कौम का बंदा होते हुए या कौम का एक फिगर होते हुए मैं भी उस जुर्म में मुलव्वस हूँ, या देखने वाले भी मुलव्वस हैं या बैठने वाले भी मुलव्वस है कि जो बच्चा या बच्चियां तालीम से महरूम रह जाती हैं। हम एक सेशन रखते हैं एनआईसी के लिए, नादरा की एक जैसे आपका बातचीत है, उनको बुलवाते हैं, उनसे बात करते हैं कि भाई ऐसा क्या, कौन से पहाड़ पर चढ़ना पड़ेगा, K2 पर चढ़कर कौन सा ऐसा झंडा गाड़ना पड़ेगा कि हमारे अब्दुल कादिर भाई और इनकी बिरादरी या जिस टीम को ये लीड करें, यानी पाक मुस्लिम अलायंस दीवान ग्रुप को, क्या ऐसा करना पड़ेगा कि इनके तमाम बंगाली भाइयों को एक डेस्क मिल जाए जहां पर उन तमाम के एनआईसी को इजरा किया जाए, बच्चों के बेफॉर्म को इजरा किया जाए। और अब तो क्योंकि मैं रिक्वेस्ट भी करूंगा देखने वालों से कि 20 साल के बाद बांग्लादेश एयरलाइन ढाका से जो है वो प्रवास करेगी पाकिस्तान के लिए,
तो दोस्ती बढ़ रही है। और जो धूल एक पड़ोसी मुल्क ने गंद मचा कर की थी, वो धूल हट रही है। तो अब दिलों के अंदर भी हमें मोहब्बतें और कुर्बतें बढ़ानी पड़ेंगी, क्योंकि अगर कुर्बतें नहीं होंगी तो फिर वफादारी नहीं होगी, जब वफादारी नहीं होगी तो मुल्क नहीं चलता। मैं गलत हूं या सही हूं? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ऐसे ही कहते हैं ना, बिल्कुल सही। कहते हैं कि घर में अगर दो भाई हैं, दिखावे की मोहब्बत है तो घर बिक जाता है, और अगर मोहब्बत कहते हैं ना कि एक ताकतवर मोहब्बत है, तो उसी घर से हर भाई अपना महल जरूर बनाता है, क्योंकि उसको किराए की फिक्र नहीं होती है। तो जब बच्चा नहीं पढ़ेगा, एक फैमिली बिजनेस होता है, एक आपका रीजनल बिजनेस होता है, जिसमें हम बंगाली भाइयों के लिए कहते हैं कि समुद्री बिजनेस आपका एक खानदानी काम चला आ रहा है, ठीक है। लेकिन जरूरी नहीं है कि अगर वो बच्चा पढ़ जाए तो वो ये काम नहीं करेगा। वो बेहतर अंदाज में कर सकता है, वो बेहतर अंदाज से डील कर सकता है, वो बेहतर अंदाज से मार्ट लगा सकता है। ऐसे ही है इंशाल्लाह माशाल्लाह। हमारी बिरादरी अच्छा ट्रेंड बच्चा है, जिन्होंने माशाल्लाह पढ़ा लिखा किया, वो आपने देखा होगा। और ये नहीं है सर, देखिए ये मसला कोई बड़ा इशू नहीं है। अच्छा, गारमेंट्स का काम में अभी जो एक सवाल आया कि गारमेंट्स का काम भी बंगाली भाई करता है। अच्छा, वैसे एक बात 110%। और नहीं, मैं वाकई में इसका विक्टिम मैं भी हूँ। आज से कोई 10-8 साल हो गए इस बात को कंफर्म। मैं फिशरी गया था, एक बंगाली भाई से बात हुई, तो मुझे ठंड लग रही थी, अब ठंड में गया था मछली लेने, तो मैं उनको बोला, मैंने कहा आपको, तो कहते नहीं मेहनत करो, जब लॉन्च में आते हैं ये करते हैं। तो उस वक्त मुझे उनकी मोहब्बत, अच्छा मैंने ना उनसे एक ऐसा सवाल किया, जो देखिए मुझे उन भाई का नाम नहीं पता, मुझे ये पता कि उससे बंगाली थे। तो 4 दाने उनके पास बच रहे थे ना जब हमने डील किया, तो उनके बिक भी सकते थे। तो मैंने कहा अगर ये 4 दाने थोड़ा सा वेट ऊपर नीचे हो जाए तो कहते कि तुम्हें अच्छे लग रहे हैं। मैंने कहा मैं खाता नहीं हूँ, मैं सिंपल बोल रहा हूँ। उसने उठाए और डाल दिए। उसने कहा जाओ, ये तुम्हारे लिए मोहब्बत है। तो ये मोहब्बत जो है, ये चीजें हमें, क्योंकि देखिए दुश्मन हम पे कैसे हावी होता है, जब हम आपस में ही बढ़ जाते हैं, ये ऐसे हैं, ये इस तरीके। तो मुझे ये बताएं कि अब अगर हम बात करते हैं जिस तरीके से हर चीज पे मेहनत कश की, अगर हम बात करें, हमने फिशरी की बात की, मछली की, जो आपका कपड़े की इंडस्ट्री है, वहां पर क्या देखते हैं कि उसका आउटकम अच्छा है आपको? बिल्कुल बिल्कुल माशाल्लाह, सब बेहतर। देखिए बंगाली बिरादरी आपको बता रहा हूँ, एक टेक्सटाइल में है जो सबसे ज़्यादा काम करने वाला, एक सी फूड जो एक्सपोर्ट है उसमें ज़्यादा काम करने वाला। हार्ड वर्किंग तो हमारी बिरादरी कर रहे हैं, आपने देखा होगा, है ना। हार्ड वर्किंग उनका यही काम है। फिर मैं दोबारा कहना चाहता हूँ कि अब बंगाली बिरादरी के अंदर आज तक ऐसे कोई पाकिस्तान में कोई रिजल्ट नहीं आया क्या ये किसी कैरमल में ये बिल्कुल है, बिल्कुल शामिल है। तो जिस कौम पाकिस्तान का भलाई चाहता है और पाकिस्तान की सर ऊंचा जाता है, तो उस कौम को क्यों इस तरह पेश आती है। आज मेरे दुख के साथ कहना पड़ता है कि हमारी बच्चों जो तालीम हो के जो आर्मी बनना है, नेवी बनना है, जज बनना है, वकील बनना है, उनको क्यों रोका जा रहा है सर, उनको क्यों रोका जा रहा है। अच्छा, तो आपके लिए सवाल है नौफिल का कि आपसे अगर मिलना हो तो आपका ऑफिस कहाँ पर है और आपसे कब मुलाकात हो सकती है? ये भी बंगाली भाई हैं और उन्होंने लिखा है कि मेरे घर के 16 लोगों के मसले मसाइल हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है सर, मैं कह रहा हूँ आपको 40% लोगों का ये इशू है। तो मुझे यही चीजें मैं हुकूमत में अपील करूंगा। आप ये बताएं कि पहले तो आपसे मुलाकात कैसे हो सकती है? सर देखिए, हमारा मुलाकात हो सकता है, मैं एक फिशरी बिजनेसमैन हूँ, ठीक है, माशाल्लाह। मैं अपना तारुफ नहीं कर, फिर मैं करा देता हूँ कि मैं टैक्स पेयर हूँ नंबर 1, माशाल्लाह, ठीक है। मुझे हर साल मुझे अवार्ड मिलता है, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, आपकी जो फिर इमरान खान, सब ने मुझे ट्रॉफी दिया हर साल के, माशाल्लाह, ठीक है ना। मैं एक टैक्स पेयर हूँ, माशाल्लाह, ठीक है ना। फिशरी कराची फिशरबर में हमारी फैक्ट्री है, वहाँ हम हमेशा सुबह 9 से लेकर शाम 5 बजे तक वहाँ पे में मिलते हैं। और हमारी जो पॉलिटिक्स पार्टी है उसकी मरकजी ऑफिस हमारी गुलशन जमाल में, जो साइमा के सामने साइमा के सामने है, गुलशन जमाल में। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आपका कोई फेसबुक या कोई ऐसा पेज भी है जिसके थ्रू लोग आपसे इंस्टा पे भी राब्ता कर सके? वैसे एक बात मैं बोलूंगा कि अगर उन्होंने एड्रेस बता दी तो ज्यादा बेहतर है कि खुद जाकर मिल लें। पता है, पाक मुस्लिम एलायंस दीवान का एड्रेस सबको पता है, फेसबुक में है, ट्विटर में है, ठीक है ना। हमारी बेकायदा पेज बना हुआ है, ठीक है ना, सब है। आपसे कहाँ मिला जा सकता है? मेरा नाम सलमा है और मैं मुसीबत में हूँ। मेरा NIC एक्सपायर हुआ, उसके बाद रिन्यू नहीं हो रहा। हर 2 दिन दफ़ा के बाद कोई नए 15 नकाती चीज़ें हमें पकड़ा देते हैं कि ये जमा करवाओ।
इनको कह दे मेरी जो गुलशन जमाल में जो हमारी मरकजी ऑफिस है वो हमारी टीम बैठा होता है, मैं इंशाल्लाह इसमें एक्टिविटी करता रहता हूँ जो मुझसे होती है। ठीक है। अच्छा, एक भाई ने लिखा है, मेरा नाम सलमान है और मैं बंगाली कम्युनिटी से बिलोंग करता हूं। सर से मेरा एक रिक्वेस्ट है कि क्यों नहीं आप 15-20 लोगों के एनआईसी के फॉर्म जमा करते या 20-30 लोगों के जमा करके आप खुद लीड करते हुए आगे जाएं और लोगों के शनाख्ती कार्ड अपने सामने बनवाएं। इंशाल्लाह हम कर रहे हैं बेकायदा। देखिए, मैं जब नादरा से कई बार हमने मुलाकातें की है तो हमने बेकायदा जिनका डिस्प्यूट है, जिनका इशू है, मामला है, वो लेके हमने जमा किया। कुछ जो जेन्युइन है, कुछ मसला मसाले थोड़ा बहुत बना भी है और ज्यादा नहीं भी बना, मगर तंग करता है नादरा वो ज्यादा हमारी लोगों को पता है आईबी में डाला गया। क्या हुआ? ठीक है, आईबी में डाला गया और डीसी उसको आपको चेक करता है। एक्चुअल एक कार्ड की जो आपकी आईबी ना रिफर होने के बाद 4 आधारा बैठता है। कितना? मेरा ख्याल आईबी बैठता है, आईएसआई बैठता है, एमआई बैठता है, मेरा स्पेशल ब्रांच बैठता है। तो जब तक वो 4 एक कट्टा नहीं बैठेगा तब तक उस गरीब का मसला हल नहीं होगा। चक्कर बाई चक्कर कटा। तब कहा ना, एक बंदा रोज कमाने वाला, रोज खाने वाला, बच्चा पालने वाला, वो कितनी बार नादरा का चक्कर मारेंगे कि वो अपना बच्चा पालेंगे कि नादरा का बच्चा चक्कर मारेंगे। तो वो जानबूझ के अपना खुदकुशी करेंगे। ऐसे ही है। ये हालात मुल्क को बना हुआ। तो खासतौर पर देखिए, कोई एक पार्लियामेंट जिस पाकिस्तान में हर जबान बोलने वाला है, कच्ची है, सिंधी है, बलूच है, पठान है, मियावाली है, पंजाबी है, बिहारी है, बंगाली है और मेहमान कमेटी, सबकी अलग अलग एक सिस्टम है ना। तो सबका अगर बहाल हो सकता है तो ये मैं कहता हूं, ये बंगाली बिरादरी का एनआईसी और ये बी फॉर्म ये क्यों नहीं बहाल हो सकते? ये हुकूमत पाकिस्तान क्यों नहीं करते है? क्या ये कह सकते हैं हुकूमत पाकिस्तान कि बंगाली बिरादरी पाकिस्तानी नहीं है? ये कह सकते हैं? अगर कह सकते हैं हमको बोले, फिर हमारा 40-45 लाख हम लोग है, हम जमा करके कोई भेज दे। अगर बंगाल भेज सकते तो बंगाल भेज दे। बंगाल अच्छा, आपके लिए मुस्लिम लीग नून के ही रूह रवां है, जो कि इस वक्त मेरा ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है और मैं तारिक रोड की एक अच्छा डिटेल जो उन्होंने बताने से मना किया। उन्होंने कहा कि मैं इन भाई को ये कहता हूं कि मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि वज़ीर आज़म साहब से बात करके इनके मसले को हल करने की कोशिश करूं, क्योंकि ये अकेले नहीं हैं। क्योंकि पाकिस्तान में अगर बंगाल हमारे साथ नहीं है तो पाकिस्तान कुछ भी नहीं है। बिल्कुल, इन्होंने सही कहा। देखिए, अल्लाह के हुक्म से पहले चलो शेख हसीना थे बंगाल में, तुम हमारी इतनी दोस्ती नहीं थे पाकिस्तान के साथ, कोई वजह होगा। मसला एक बार शेख हसीना साहिबा के लिए तो मैं ये कहूंगा, वो अपने मुल्क के साथ भी वफादार नहीं थे, अपने बच्चों के साथ वफादार आप नहीं। माशाल्लाह देखिए, आप बहुत बेहतरीन है। आप माशाल्लाह पाकिस्तान बांग्लादेश एक पहले जो हम एक थे, किसी बुरा शिकायत में हम लोग अलहदा हो गया, सफर हो गया, मगर आज माशाल्लाह आज हम जो पाकिस्तान और बांग्लादेश जो एक इतनी बड़ी मोहब्बत है और इतनी बड़ी अखलाक है और इतनी बड़ी हमने मोहब्बत बनाया हुआ, और पाकिस्तान और बांग्लादेश एक भाई भाई है और माशाल्लाह बिजनेस डेवलप हो रहा है, सब कुछ होना चाहिए। देखिए, अब वीज़ा माशाल्लाह बांग्लादेश ने भी आसान कर दिया, पाकिस्तान ने भी आसान कर दिया। तो हमारे इस वक्त माशाल्लाह जो जहाज ऑन अराइवल वीजा, अब तो अल्हम्दुलिल्लाह अब तो वीजा लेना नहीं अभी है, जो ऑन अराइवल मिलेगा। जहाज जो बंद है, ये जहाज भी चालू हो जाना चाहिए। 20 नवंबर को पहला फ्लाइट आ रही है, चालू हो जाना चाहिए माशाल्लाह। इसके लिए सबके लिए, ये पाकिस्तान के लिए और हमारे जो अभी इस वक्त यकीन करें तमाम बिजनेसमैन, खास तौर पे टेक्सटाइल बिजनेसमैन जितने भी थे, वो जो इंडिया से बिजनेस का करता था, वो तमाम लोग पाकिस्तान में। आपके लिए मैसेज आया, भाई हैं, मेरा ताल्लुक बिहार कॉलोनी से है और मैं इस वक्त दुबई में मुकीम हूँ। मैं भाई को ये बताना चाहता हूँ कि मेरा दोस्त है, उसकी वालदा के घुटनों में मसला था और उसने जेल इंसर्ट करवाई पाकिस्तान से 4 दफ़ा, कोई फ़ायदा नहीं। लेकिन जब वो बांग्लादेश ढाका जाकर उसने जेल इंसर्ट करवाई घुटनों के अंदर, आज 4 साल हो गए हैं, उसकी वालिदा जो है वो सही तरीके से चल रही हैं। तो हम बंगालियों को या बांग्लादेश को लोग भूल नहीं सकते। माशाल्लाह, बहुत बिल्कुल बहुत बड़ी बात है ना, ऐसे ही होना चाहिए। ये चीजें होती है ना कि बंदा वो करता है। अच्छा जी, एक भाई ने लिखा है विद सॉरी, मैं ऐसे वर्ड यूज नहीं करता और लेकिन उन्होंने बोला कि करें, सीना ठोक के बोलते हैं कि बंगाली हमारे भाई हैं और कोई इनका बाल भी बांका नहीं कर सकता। हम सारे इनके साथ मौजूद हैं और मैं इनके साथ मौजूद हूँ। इंशाल्लाह इनके मसले को हल किया जाएगा।
सर मैं तो यही कहता हूँ, देखिए मैं तो यही कहता हूँ कि मैसेजेस बहुत सारे, टाइम खत्म हो गया इसलिए नहीं शुक्र है क्या वो सब सुन रहा है, मैसेज दे रहा है, ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है ना। मेरा तो यही कहना है, देखिए हमारी ये 1971 में जो कानून बना 16A, ऐसे ही है। 16A, वो 16A को अगर पार्लियामेंट में और सेनेट में है ना, उसको पेश करके उसको खत्म कर सकता है। और हमेशा के लिए जो हमारा जो मसला है ना, NIC का मसला है, चाहे बी फॉर्म का मसला है, किसी किस्म का मसला है, वो हल हो सकता है। और मैं यहाँ पे कहूँगा अब्दुल कादिर भाई कि हम मिलकर इस पे काम करेंगे, वक्त खत्म हो जाता है, और हम मिलकर नादरा वालों को भी पकड़ेंगे, सबको पकड़ेंगे और मिलकर काम करेंगे इंशाल्लाह। फिशरी पर छापा मारेंगे, आपको भी पकड़ेंगे। डन हो गया? पक्की बात है। बिल्कुल चलें, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आप आइए जिस टाइम पे भी और इंशाल्लाह। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और फखर से कहते हैं कि आप हमारे भाई हैं, हम आपके भाई हैं, और पाकिस्तान और बांग्लादेश दो मुल्क नहीं, एक मुल्क है अल्हम्दुलिल्लाह। दुश्मन को भी बताना। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपको नजर बद से बचाए। अनिल भाई का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपको लेकर आए, और थोड़ा तंग करते हैं अनिल भाई, लेकिन आ जाते हैं, बात सुन लेते हैं कि हम कहते हैं कि ऐसी चीज़ों को, ऐसे बंदों को सामने लेकर आए कि जो मुद्दा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ब्रेक के बाद कुछ और मेहमान ज्वाइन इन करेंगे। बच्चों, अब्दुल कादिर दीवान साहब को हम तहे दिल से ये माजरत भी करते हैं कि इनके साथ ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, लेकिन उम्मीद पूरी है कि इनके ये मसले सॉल्व होंगे, और फिर यहीं पर हम पार्टी करेंगे कि इनके मसले सॉल्व हो गए इंशाअल्लाह ताला। इसी के साथ एक वक्फा देखते रहिए मुस्कुराती सुबह विद ज़ीशान अज़हर।